तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो है सीडीपी का सबसे मुश्किल प्रश्न जो है अभी तक के हमारे यूट्यूब हिस्ट्री में होने वाला है। यानी कि आज की इस वीडियो में ना अगर आप कितने मतलब टोटल हमारे 21 जो है टॉप मैंने 21 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन भी मैं ले सकता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाते, तो मैंने सोचा जो है 21 क्वेश्चन लिया जाए। आज अपनी तैयारी का जो है आप सबूत दोगे इतने दिन से जो मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि हम इस वीडियो के बाद हम अदर सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से जो है सीडीपी हो रहा है। और पहले मैंने कंटेंट कराया है, कंटेंट की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद जो है मैंने जो है सारे क्वेश्चन पार्ट वाइज कराए, मतलब हर एक वीडियो में मैंने 15-15 क्वेश्चन लिए और उन सबको डिटेल में हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक लेवल तक आ जाए। आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल प्रश्न लेने वाले, कुछ हमने अपनी तरफ से मुश्किल बनाए हैं। और यदि आप इस टॉप 21 क्वेश्चन में 15+ अगर आपका स्कोर है दैट मीन्स आप जो है एक सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो। आपको जो है सीडीपी में अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम जो है अदर सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे। बेसिकली हम ईवीएस या हिंदी में से देख रहे हैं किसको बनाते हैं, तो हम ईवीएस को ही जो हम अभी लेके बनाएंगे उसको, और फिर हम आपको ईवीएस में भी एक्सपर्ट कर देंगे। जिस तरीके से हमने जो है सीडीपी में आपको जो है बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक का जो है हम करा रहे हैं, तो वो कितना हीरो लेवल हुए वो आज की वीडियो से पता चल जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो। और देखो भाई आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक कॉपी पे जो है लिखना है और उसके बाद जो है आप मुझे जो है लास्ट में जो है कमेंट करोगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। जिनके 15+ है वो तो भाई उनकी तो मौज है, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक विचार होता क्या है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने भी नहीं वाला कि पूर्व संक्रियात्मक विचार होता क्या है, क्योंकि मैंने इसको जो है ऑलरेडी थ्योरी में बता रखा है। यानी कि प्री ऑपरेशनल थॉट का एक लिमिटेशन आपको इसमें से बताना है। ये किसकी थ्योरी से है क्वेश्चन? ये हमारी प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। तो बताओ भाई। पहला है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी टू कंसंट्रेशन, प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिज्म, अहम मान्यता और अनुक्रमणीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। तो बताओ भाई पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी ने बता दिया। चलो अब मैं बताता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रतीकात्मक विचार है। यानी कि जब प्याजे की जो दूसरा जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल में, उसमें सभी हर चीज में जो बच्चा है ना लैग कर रहा है। यहाँ इरिवर्सिबिलिटी रहती है, बच्चा स्कूल जो है घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर नहीं आ पाता है। इगोसेंट्रिज्म बच्चे में रहता है, किसी भी चीज में वो अड़ा रहता है, ईगो अहम केंद्रित रहता है कि भाई हर चीज को अपने नजरिए से जो है देख रहा है वो। टेंडेंसी टू कंक्रीट, ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति की यहाँ पे बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो है प्रतीकात्मक विचार ही जो है सीमा नहीं है, बाकी सारी चीजें सीमा है। तो आपने क्या आंसर दिया वो आप मुझे वीडियो के लास्ट में बताओगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। क्या उस जो है चरण को संदर्भित करता है जब अधिकतम विकास जो है बच्चे का संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या उसको संदर्भित करता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। या लास्ट है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। तो बताओ भाई इसका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्या पूछा गया है? सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किन की थ्योरी से। तो क्वेश्चन है ये भाई हमारी जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हमारे जो है वाइगोस्की साहब की थ्योरी का जो है क्वेश्चन है। उसमें क्या बताया गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कि एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, यानी कि बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप मेरे सहयोग से जो है क्या कर रहे हो, सही स्तर के साथ कोई भी कार्य जो है लगभग, फिर आप क्या करते हो, जैसे कि आपको सीडीपी में कुछ नहीं आ रहा था, मैंने आपको थोड़ा सा सहयोग किया, अब उस सहयोग के साथ में अब जो है उस कार्य को आप स्वयं कर रहे हो बिना किसी के मदद के। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अभिकथन और रीजन वाले। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समावेशी कक्षा, एक इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं? जहाँ पे जो है एक जो दिव्यांग बच्चा है, जो असक्षम बच्चा है, जो डाइवर्स बैकग्राउंड का जो बच्चा है, वो भी आके एक ही क्लासरूम में, एक ही जगह, एक ही विद्यालय में आके पढ़ाई करे, उसको जो हम इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी, यानी कि बहुसंवेदी का मतलब होता है मल्टी सेंसरी
जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा अगर बधिर है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो सुनाई देने वाले यंत्र उसके कान में जो है हम उसको जो है प्रोवाइड करा दें। कोई बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो उस हिसाब से हम उसको स्पेक्स जो है प्रोवाइड करा दें, चश्मे प्रोवाइड करा दें। तो ये मल्टी सेंसरी मटेरियल होते हैं। सामग्री का हमें जो है उपयोग करना चाहिए एक समावेशी जो है कक्षा में। तो बिल्कुल एक समावेशी कक्षा में जो हमें, अगर बच्चे को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो अगर उससे संबंधित कोई भी यंत्र है उपलब्ध है, कोई बच्चा आंख से नहीं देख पा रहे तो हम उसे ब्रेल लिपि में पढ़ा सकते हैं। तो हम जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है बहुसंवेदी सामग्री का हमें उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका कारण क्या दे रखा है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति के मानकीकरण को हमें अपनाना। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ऊपर से निर्धारित जो स्टैंडर्डाइज चीजें बता रखी है कि भाई चाहे कोई बच्चा इस तरीके से जो आपको मूल्यांकन करना है, तो आप खुद सोचो कि इस तरीके से पॉसिबल है। कोई बच्चा अगर आंख से नहीं देख पा रहा है और कोई बच्चा कान से नहीं सुन पा रहा है, तो क्या हम दोनों को एक तरीके से आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका ये वाला तो कारण तो गलत हो गया। तो इसका क्या है, पहला सही है और दूसरा गलत है। इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई थिंक जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना आपको समझाऊंगा। इसमें तो मैं सिर्फ आपका एक मॉक टेस्ट लेने वाला था और फटाफट इसको बताने वाला था। लेकिन फिर क्या फायदा अगर आपको क्वेश्चन ही ना फिर अगर समझ में आए तो। और वैसे भी मैंने आज सारे टफ क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए जो है मैं सारे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप जो है अपने आंसर लिखते जाना और लास्ट में मुझे कमेंट करना, या सिर्फ इतना भी कमेंट कर दोगे कि हमारे जो है इतने में से इतने सही है, तो मैं समझ जाऊंगा। और सभी ऑनेस्टी के साथ करना, ऐसे नहीं कि बस हवाबाजी के लिए की कर दिया बस। इससे मेरा नुकसान तो नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर की कराई है, अच्छे से करा रखी है। कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो बुद्धि होती है हमारी, इसको हम तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हर कोई आईएएस या आईपीएस नहीं बन जाता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन जाता। वैसे तो इंजीनियर बहुत कोई बन जाते हैं, लेकिन वो इंजीनियर और एक रियल में इंजीनियर बनना एक अलग चीज है, जिसमें एक सारे कौशल हो, सारे काबिलियत हो, सारे स्किल्स हो, तो हर कोई नहीं बन जाता। तो ये चीज तो हम गलत कह रहे हैं कि भाई बुद्धि जो है तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा तो हम ये जो है कहना गलत है। ऐसा तो हमें सिद्धांत में कहीं नहीं पढ़ने को मिला है। बुद्धि जो है एक प्रकार की ना होगी, कई प्रकार की होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं जिस प्रकार से बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, उसी प्रकार से जो शिक्षक का जो मतलब शिक्षण देने का जो माध्यम है, तरीका है, वो भी एक प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे कि बुद्धि कई प्रकार, एनसीईआरटी के हिसाब से 8 प्रकार की बुद्धि है, जो कि मैंने आपको बताई है। संगीत में बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, ये सारी बुद्धि मैंने आपको कराई। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, याद आ रहा है। तो जिस तरीके से बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो उसी प्रकार से हमें जो है अपने पढ़ाने के जो तरीके भी है ना, उसी तरीके से हमें कई प्रकार के हमें तरीके भी रखने। क्योंकि देखो, किसी एक तरीके से एक बच्चे को हो सकता है समझ में आए, क्योंकि क्लासरूम तो एक बच्चे से बनता नहीं है, उसमें कई डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, 30-35 बच्चे होते हैं। तो जरूरी तो नहीं है एक ही प्रकार से अगर हम कुछ भी समझा रहे हैं बच्चों को तो उसी तरीके से समझ में आ जाए। क्या पता कुछ बच्चों को ना आए समझ में, तो हमें अलग अलग तरीके से जो बच्चे को समझाना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? पेंसिल पेपर परीक्षण की सहायता नहीं लेनी, हमें प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सेकंड ही ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिर से अभिकथन और असर्शन एंड रीजनिंग वाले, अभिकथन कारण वाले। तो इसको देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन से आपको इतनी दोस्ती कर लेनी है, मतलब यूं समझ लो कि ऐसा रिलेशन इस क्वेश्चन से बना लेना है कि अगर पेपर में आए ना तो आपको लगे अरे ये तो मेरा चाचा का लड़का है। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई तू कौन है, जैसे एक्स भूल जाते हैं ना, भाई तू कौन है, अरे मैं तुम्हारे साथ 2 साल सब, मैं नहीं जानती भाई तुझे। तो ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। इसको अपने चाचा का लड़का बना लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है काफी ज्यादा टाइम खाएगा, क्योंकि चाचा के लड़के बहुत दिमाग खराब करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत दिमाग खराब करने वाला है। 4 वर्षीय रिया जो होती है, एक छोटी बच्ची होती है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को जो है समय में ध्यान नहीं रख पाती। यानी कि जो 4 वर्ष की जो एक बच्ची रिया है, एक लंबा बर्तन है, एक चौड़ा बर्तन है, दोनों का जो मतलब दोनों में जो पानी आएगा ना बराबर ही आएगा, लेकिन पानी डालते हैं ना इस चीज को वो ध्यान नहीं रख पाती। वो इस चीज को मतलब आप बोल सकते हो कि इस चीज को मतलब वो कैटेगराइज नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि जो लंबा वाला बर्तन है ना उसमें ज्यादा पानी है और जो चौड़ा वाला है ना उसमें पानी कम है। तो ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? क्या ये चीज ठीक है? तो चलो भाई इसको देख लेते हैं। ये तो वैसे ठीक ही है, इसमें वैसे ठीक होने वाली बात ही क्या है। अब मेन तो कारण से पता चलेगा ना। तो जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो
तो बताओ भाई, क्या जो है ये कारण सही बताया गया है कि रिया जो है मतलब जो लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस नहीं कर पा रही है, और जब उसको बोलते हैं ना कि बेटा आपको कौन सा चाहिए, तो वो हमेशा लंबाई वाले ही ग्लास में जो है बताती है कि भाई इसमें पानी ज्यादा है। तो बताओ आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। तो भाई इसका आंसर जो है ना दोनों सही है, ये तो सही है ही, और इसका जो कारण है ये भी सही है। तो जीन प्याजे की थ्योरी में मैंने आपको जो है 4 स्टेजेस, इनके 4 जो है चरण बताए थे। तो 4 चरण में जो है दूसरे चरण में जो है कहाँ गया दूसरा चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है इस चीज की बात की गई है। जो बच्चा जो है ना मतलब हर चीज में लैग करता है सिवाय एक चीज के। वो एक चीज क्या है, वो एक चीज ये है कि बच्चा इसमें प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। बाकी हर चीज में स्कूल जाएगा तो स्कूल से वापस नहीं आ पाएगा। अगर दो कोई सेम चीज है तो उसमें कंजर्वेशन का अभाव रहता है, संरक्षण का अभाव रहता है बच्चों में, रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी का अभाव रहता है, ये सारी चीजें अभाव रहता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती है। आप देख रहे हो हर एक स्लाइड में आपको हर एक नए टॉपिक से हर एक नया क्वेश्चन मिल रहा है आपको। तो समझो कितनी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। और जिसने इस वीडियो को कंप्लीट नॉन स्टॉप देख लिया ना विदाउट कट के, कट में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही वीडियो को ना मतलब आधे घंटे की वीडियो को 5 बार में देखते, तो सोचो 5 बार में वो देखेंगे तो उसके दिमाग में क्या ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है तो अभी बंद कर दो वीडियो को, लेकिन जब भी देखो इसको कंप्लीट देखो। कंप्लीट देखोगे तो क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन से जो ना आगे वाले क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं कई बार, तो उससे हमें जो है ना किसी भी चीज को समझने में आसानी होती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने 2020 आपको करा रखा है बिल्कुल अच्छे से विस्तार में। सीटेट को डेडिकेटेड, सीटेट और अन्य टेट जितने भी है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब कराए मैंने आपको। तो किस मुख्य बात पे जो है ध्यान केंद्रित करती है, तो किस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये आपको बताना है। पठन लेखन अंक ज्ञान पर, इसका तो सीधा सा आंसर भाई मतलब मुंह पे होना चाहिए। जो NEP 2020 वो FLN को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जो है बात करता है। FLN क्या मतलब होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल FLN, हाँ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पे जो है जोर देने की बात करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि बच्चों के सामाजिकरण, अभी हमारा सोशलाइजेशन से एक टॉपिक जो क्वेश्चन आ गया है, सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो विद्यालय जो है सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक, बिल्कुल भाई। जो बच्चा होता है पहले वो समाज में आता है, तो समाज में जब बच्चा समाज में पैदा हुआ अपने घर में ही, अरे तो घर में ही, विद्यालय में थोड़ी पैदा होगा। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले किसके पास जाता है, सीधा स्कूल की टीचर के पास थोड़ी चला जाता है। वो पहले तो अपनी मम्मी पापा दादा दादी के साथ खेलता कूदता है, वहां बड़ा होता है, और फिर एक एज के बाद वो एज कौन सी निर्धारित की गई है स्कूल जाने की, तो वो 3 साल की निर्धारित की गई है। पहले मतलब 6 साल की निर्धारित थी कि मतलब जो 6 साल में जो बच्चा है पहली क्लास, अभी भी 6 साल में पहली क्लास में, लेकिन अब बच्चे को जो 3 साल में जो है 3 साल जो है उसको क्या कराएंगे हम, जो बाल वाटिका गेम्स वगैरह के माध्यम से हम उसको सिखाएंगे, और 6 साल का जैसे ही बच्चा हो जाएगा तो उसको हम पहली क्लास में डाल देंगे। तो भाई ये द्वितीय कारक है, बिल्कुल सही है, और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण, इसका पहला ही करेक्ट आंसर है। बाकी क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत, बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो कंसेप्ट है ना वो इतने क्लियर होने चाहिए कि भाई जैसी क्वेश्चन जो पूछा आपको आंसर मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखेंगे तो ऐसे में क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, ऐसे में नहीं बनेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विद्यालय जो है द्वितीयक सेकेंडरी एजेंसी है, और जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते जाना। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही और नहीं है ना, ये चीजें ना बच्चों के क्वेश्चन गलत करा देते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ना, सही यहाँ पे सही पूछा है तो आपको सही बताना है। विकास की दर जो है सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। अब ये इसने तगड़ी बात कह दी है। यहाँ बच्चे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो काफी बच्चे यहाँ पे लटक सकते हैं। उनको लगे कि हाँ भाई सही बात है, सभी संस्कृति में तो बच्चे मतलब बराबर ही होते हैं। जो यहाँ पे जो छोटा, जो हम पहले हम जो मतलब चाइल्डहुड में रहते, चाइल्डहुड से फिर एडोलेसेंस में जाते, एडोलेसेंस से फिर एडल्टहुड में, तो हर जगह फॉलो होता है। बस बच्चे इसी को लगा देंगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि इसमें पूछा क्या गया है, विकास की दर पूछा है। दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है कि जो बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना द सेम रेट ऑफ ग्रोथ। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते हो तो आपको कैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि यानी कि जो बच्चा यहाँ पे 15 महीने का बच्चा है इंडिया का, और 15 महीने का बच्चा चाइना का ले लो। चाइना एक वेल डेवलप्ड देश है, ये तो हम मानते हैं, इंडिया से वेल डेवलप्ड देश है, काफी ट्रिलियन 19-20 ट्रिलियन की उसकी जो है GDP है,
और हमारी इंडिया अभी तीसरे नंबर पे आई है, 4 ट्रिलियन की जो है हमारी इंडिया की जीडीपी है। तो अब और किसको पिछाड़ा है, तो जापान को पिछाड़ा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वो अलग बात है, जापान के बराबर में इंडिया कुछ नहीं है, वो अलग चीज़ है। वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय इनकम वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ों को हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना समझना कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। इसमें बोला है रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है सेम होता है। जो बच्चा 15 महीने का बच्चा इंडिया का है और जो बच्चा 15 महीने का बच्चा चाइना का, जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे में जो है एक तरीके से विकास हो सकता है कि इंडिया का बच्चा थोड़ा सा जो है लेट जो है चलना शुरू करे और चाइना का बच्चा जो है मतलब भागना चालू कर दे, हो सकता है भाई। यहाँ पे रेट का मतलब ये होता है कि मतलब उसका जो गुणवत्ता है ना, जो बच्चे में जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, उसमें डिफरेंस हर एक कल्चर में अलग अलग। क्योंकि देखो इंडिया में आप सभी को मालूम है कि भाई इंडिया में जो है मतलब अभी डेवलपिंग कंट्री है और चाइना जो है डेवलप होने को जा रहा है, या यूँ समझ लो कि डेवलप हो ही चुका है, इस तरीके से आप मानो। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको मतलब उस तरीके से न्यूट्रिशन, उस तरीके से सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन इंडिया के बच्चों को उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उतनी जल्दी जो है ग्रो नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर इसी दर की जगह स्टेजेस बोलता ना, तब आपने जो सोचा था ना वो बिल्कुल सही होता है। जैसे कि इन्फेंसी में अगर इंडिया का बच्चा है तो इन्फेंसी में चाइना का भी बच्चा आएगा। इन्फेंसी के बाद फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडल्ट में, फिर एडोलेसेंस में, फिर एडल्ट में जाएगा। तो ये हर जगह फॉलो होगा, लेकिन दोनों में जो है क्या है, दोनों के रेट ऑफ ग्रोथ में जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, पढ़ाई लिखाई से विकास थोड़ी होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ऐसा माँ के गर्भ से विकास जो है, मैंने डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो पढ़ाया था। तो डेवलपमेंट में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि जो विकास है ना वो माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली अवस्था है, तो इसमें तो सिर्फ बाल्यावस्था है, तो ये भी गलत है। विकास जो है बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब होता है कि विकास एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस विकास में शारीरिक विकास भी आ गया, मानसिक विकास भी आ गया, संवेगात्मक विकास भी आ गया। तो इसलिए हम बोलते हैं विकास जो है एक बहुआयामी क्या है, प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन सही है। देख लो क्वेश्चन कितना सा है, और मैंने पता इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट को आप आंसर टिक करते हो मुझे पता था, लेकिन इसका आंसर ये है। और ये साफ तौर पे मैंने इस वर्ड को मैंने पढ़ा रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले वीडियो में। किसी भी प्लेलिस्ट को खोल लेना, पहला चैप्टर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही मिलेगा और उसको आप आराम से देख सकते हो। आप देखते नहीं हो तो वो अलग बात है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि एक समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम से जो है हमारा 9वां क्वेश्चन आ गया। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी जो कक्षा होती है वो उसमें किस पे हमें जो है बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए एक शिक्षक को, क्योंकि कक्षा में तो शिक्षक ही जोर देगा, पेरेंट्स तो आके जोर नहीं देंगे। तो एक समावेशी कक्षा में जो हमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स यानी कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य पे हमें जोर देना चाहिए कि बच्चे के जो अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बच्चों को सिर्फ इतना बता दो कि भाई तुम्हें सिर्फ अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तुम्हें इस बच्चे को कैसे पिछाड़ना है, क्लास में फर्स्ट कैसे आना है, इस चीज पे जोर देना चाहिए। बिल्कुल गलत, ऐसा हमें बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि अविभेदी या समरूपी निर्देश। इसका मतलब होता है कि एक देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ। एक होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदी इंस्ट्रक्शन निर्देश बोलते हैं। विभेदी निर्देश में क्या होता है कि यदि बच्चे को एक तरीके से समझ में ना आए तो उसको दूसरे तरीके से समझाओ, दूसरे तरीके से समझ में ना आए तो तीसरे तरीके से समझाओ। इसी का अपोजिट हो गया अविभेदी। अविभेदी में क्या है कि सभी को एक ही तरीके से समझाओ। समझ गए क्या बताया मैंने? तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। अगर कोई किसी बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो भाई जरूरी थोड़ी है कि दूसरे तरीके से सब बच्चों को वैसे ही समझ में आ जाए, नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए। तीसरा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में हमें अलगाव। हमें जो है बच्चों में क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को जो है सेग्रीगेट करना चाहिए कि भाई जो डाइवर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भाई पीछे बैठना, मेरे पास भी मत आना, उनके शरीर से बदबू आती है, उनके नाक से जो है पीले पीले जो है घी निकलती है, तो वो बच्चे मेरे पास नहीं। क्या ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं, अलगाव हमें नहीं करना है। जो प्यारे प्यारे जो अच्छे घर से वो बच्चे आगे बैठेंगे, मेरे पास बैठेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जबकि ऐसा मैक्सिमम हमें स्कूलों में देखने को, गवर्नमेंट स्कूलों में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जबकि वहाँ पे तो इतनी प्रतिभाशाली जो है मतलब इतनी प्रोसेस से गुजर के जो है बच्चे वहाँ पे शिक्षक बनते, तब भी वो ये हरकतें करते हैं, नीच हरकतें। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। और चौथा है हर बच्चे के सामर्थ्य को हमें अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान। हमें जो है बच्चे को जो है बच्चे के अंदर कोई भी पोटेंशियल है उसको हमें बाहर निकालना है। बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है ताकि जो बच्चा जो है अपने पोटेंशियल का जो है सही प्रयोग कर सके। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा, ये किससे है हमारा, ये है राइट टू एजुकेशन कह रहा हूँ,
राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि RPWD एक्ट से जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो वही मुंह पे रहता है। ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत कम जो है। चलो भाई देखते हैं भाई। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त, यानी कि आप सभी को मालूम है कि 2016 या 15 में ना 16 या 15 में मोदी जी ने जो है अपने मन की बात में जो दिव्यांगजन क्या कहते हैं जो विकलांग व्यक्ति है ना उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बोला था कि जो विकलांग व्यक्ति है जो सही से चल नहीं पा रहे हैं, किसी का अगर हाथ किसी भी रूप से अगर वो विकलांग है तो उनके लिए ये शब्द है, इस शब्द का आज से आप प्रयोग करेंगे। तो वो शब्द क्या है वो शब्द आपको बताना है। तो अगर आपने मन की बात सुनी होगी तो ही तो आप बता पाओगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल तो हर सारी चीजें हम जैसे टीचर आपको बता देते हैं। तो लेकिन मैंने वो मन की बात सुनी थी, मोदी जी ने क्या बताया था ये चीज मेरे को मालूम था, वो मैंने मन की बात सुनी थी और ठीक था यार, ऐसी बात नहीं है। क्या हमें जो विकलांग बच्चे उसको मंदित छात्र बोलना चाहिए, यानी कि रिटार्ड स्टूडेंट, यानी कि भाई ये तो बेकार है, मंदित है, दिमाग से कमजोर है, इसको ऐसा बोलना चाहिए था? एक प्रधानमंत्री के रूप में आप कभी सोच सकते हो कि जो मोदी जी है ऐसा बोलेंगे? उसके बाद सेकंड पॉइंट है विकलांग छात्र। क्या विकलांग बच्चे को विकलांग ही बोलेंगे? तो फिर उन्होंने मन की बात में ऐसा कुछ बोलना ही क्यों था फिर? तो दोनों ही गलत है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है क्या ये बोलेंगे, या छात्र जिनका असशक्त शरीर है? अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई मतलब विकलांग व्यक्ति आ रहा है, उसको बोलोगे भाई देखिए असशक्त व्यक्ति आ रहा है, तो उसको कैसा लगेगा सुनने में? बोले यार क्या कर रहा है यार तू भी, जानता है कि भाई भगवान ने मेरे में जो है अक्षमता दी है, तो ये चीज बोलना जरूरी है। तो लास्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। मोदी जी ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था उस मन की बात में, उन्होंने बोला था हमें विकलांग व्यक्ति को जो है दिव्यांग जो है करके संबोधित करना है। तो दिव्यांग शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन जो है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता यानी कि काउंसलर है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी काउंसलर परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी जो है बुद्धि होनी चाहिए? किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? मैंने आपको 8 प्रकार, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से ही। तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में जो मैंने आपको 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई एक काउंसलर जो होता है ना, कहते हैं ना कि भाई मैं अपना जो है करियर काउंसलिंग करा देता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। अगर किसी को अपना करियर वगैरह कुछ नहीं पता होता है, सही एक डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या करता है अपना करियर काउंसलिंग कराता है। और जो कि हमेशा उसको गलत दी जाती है करियर काउंसलिंग। वो जो काउंसलर था जो उसके बेनिफिट के हिसाब से कोर्सेज होते हैं वही बच्चे को वो देता है, बच्चों की तो कोई वो देखते ही नहीं है। तो आपको बताना है कि जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उसमें जो है एक करियर काउंसलर में, एक परामर्शदाता में किस प्रकार की बुद्धि होती है। जो एक परामर्शदाता होता है वो दूसरे के विचारों को, मनों को जो है दूसरों को समझता है। तो दूसरों को समझना ये किस प्रकार की बुद्धि है? तो दूसरों को समझना जो है इंटरपर्सनल बुद्धि है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि पारस्परिक यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है काउंसलर में पाई जाती है। भाषाई बुद्धि जो है आपका, जैसे कि वकील है, टीचर है, मैं हूँ, मेरे में भाषाई बुद्धि है, मैं अपने शब्दों का जो चयन है वो सही से करता हूँ। वकील है। उसके बाद जो है न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। उसके बाद स्थानिक बुद्धि जो आपने जो ठेकेदार वगैरह जो मतलब होते हैं, आप उनको घर पे जैसे ही लाओगे ना और एक खाली प्लॉट दिखा दो, वो 2 मिनट में बता देंगे कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जो नाविक वगैरह होते हैं उनमें जो है इस प्रकार की स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। और इंट्रापर्सनल और अंतर्वैयक्तिक इसका बिल्कुल अपोजिट है, जो अपने आप को समझे। जैसे कि सुकरात हो गए, ये सब अपने आप को बहुत अच्छे से जानते थे। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ये इस प्रकार की बुद्धि सभी में होती है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषणों में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ये अक्षमता से जो है क्वेश्चन आ गया है। ये अक्षमता के जो प्रकार मैंने आपको डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्फेजिया, एलेक्सिया, प्रेक्सिया, ये वो दुनिया भर की चीजें मैंने आपको बताई थी अक्षमता के प्रकार के वीडियो में। आप बोलोगे कब बता दिया? मैंने बताई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे ना अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये भी होता है। हमें पता है, हमें एक मिथ होता है कि भाई सीटेट ही तो है, कोर्स हमने कर ही रखा है, सीटेट ही तो है। ध्यान रखना, कोर्स करना अलग चीज है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम को निकालना एक अलग चीज है। बच्चे सोचते हैं कि 10 दिन में हम कर लेंगे, वो जो 10 दिन बोलते हैं ना वही 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। और जब उनका एग्जाम निकल जाता है तो बोलते हैं हम तो जो है 1 हफ्ते की उसमें जो हमने सब कुछ कर लिया। हवाबाजी के लिए बोलते हैं। बाकी कोई भी 1 हफ्ते में सीटेट या कोई भी अन्य एग्जाम नहीं निकाल सकता है।
इस चीज को आप ध्यान में रखना, वो सिर्फ बहकाने के लिए होते हैं। तो चलो भाई, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण यानी कि दूसरों से बात करने में कौन जो है ऐसी कौन सी जो है मतलब अक्षमता है जिसमें जो है हमें ये चीजें लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। स्वलीनता में यानी कि जो जिसमें ऑटिज्म रहता है उसमें, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर स्वलीनता ही ऑटिज्म ही है। जो स्वलीन से जो ग्रस्त कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको जो है किसी से बात करने में दिक्कत आएगी, वो जो है मतलब नजर कहते हैं ना, आंख से आंख नहीं मिला पाए, नैन मटक्का नहीं कर पाएगा, आंख से आंख नहीं मिला पाएगा। उसके बाद जो है वो बिल्कुल चुपचाप शांत रहना पसंद करेगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। और एडीएचडी में क्या होता है, अवधान न्यून अति क्रियाशीलता विकार में, तो इसमें जो है ना अटेंशन की कमी हो जाती है कि चंचल बहुत ज्यादा बच्चे हो, कभी इस काम पे जाएंगे, कभी वो काम करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो करेंगे, तो बहुत ज्यादा चंचल हो जाते हैं। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने से रिलेटेड है। गुणज वैकल्य में, डिसकैलकुलिया में जो है कैलकुलेशन से संबंधित है। तो ये सब मैंने आपको बता रखे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है, जो प्रतिभावान बच्चे को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य बच्चों से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह क्या कहलाता है। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, प्रतिभा जी ये जो क्वेश्चन है ये हमारा CWSN चाइल्ड विद जो स्पेशल नीड बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का ही जो है ये टॉपिक हमारा सब टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ना दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल बच्चे जो नॉर्मल गति से जो है सीख रहे हैं, एक होते हैं प्रतिभावान बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। वो किसी भी चीज को 2x 3x 10x की स्पीड पे स्पीड पे देखते नहीं है, स्पीड से सीखते हैं। अगर वो बच्चे अगर फर्स्ट क्लास में है ना, तो हो सकता है कि वो 6ठी 7वीं 8वीं के मैथ को सॉल्व कर दे। तो इस तरीके से जो बच्चे जो होते हैं, तो इस तरीके के बच्चे को असामान्य रूप से तीव्र गति से हमें पाठ्यक्रम जो इस तरीके के बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको 2+2 4 पता है तब भी उसको वही कराए जा रहे। इनको हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, तो इस चीज को बताओ आप क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन में फंसोगे, मुझे मालूम है। इस क्वेश्चन में मुझे पता है क्या आप आंसर दोगे, और जो आप आंसर सोच रहे हो वो आपका आंसर गलत है। ये भी चीज मेरे से लिख लो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन, अभी मैंने जो है पीछे ही बताया कि एक तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझाओ। तो इसमें तो इसकी बात ही नहीं की गई, समझाने की बात नहीं की। इसमें बोला है कि अगर बच्चे को कोई चीज आ रही है ना, तो उसको आगे बढ़ाओ भाई, करिकुलम में उसको आगे का समझाओ। अगर पहली क्लास का नहीं, उसको पहली क्लास का आ रहा है तो पहली क्लास में मत रखो, उसको एग्जाम मत दिलाओ, उसको सीधा दूसरी तीसरी चौथी में डाल दो। क्या है इसमें, क्या संवर्धन, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने जो 13 क्वेश्चन का आंसर सेकंड दिया होगा, संवर्धन करना, कि उनके करिकुलम में संवर्धन करो, एनरिचमेंट करो। ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही भाई, यहाँ पे तो एक्सलेरेशन की बात हो रही है, त्वरण गतिवर्धन की बात हो रही है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और विसर्जन की बात नहीं हो रही है। चलो मैं सारे पॉइंट्स को समझा देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर किसी को एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करो, तीसरे तरीके का इस्तेमाल करो। संवर्धन में क्या होता है, संवर्धन में होता है कि बच्चे को जो है ना, जो उनको आता है उससे एक लेवल अप का दो। जैसे कि मैंने आपको स्टीफन क्रैशन के सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में जो द्वितीय भाषा अर्जन की जो परिकल्पना में मैंने आपको बताया था कि I+1 का जो हमें इनपुट देना है बच्चों को। तो संवर्धन में तो यहाँ पे उस चीज की बात नहीं हो रही है इनपुट देने की। त्वरण में क्या होता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को जो हमें तेजी गति से पाठ्यक्रम में हमें आगे बढ़ाना है, ताकि वो जो है ना बोरियत महसूस ना करे। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, खुद सोचो, अगर आपको इसका आंसर मालूम है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन मालूम है, क्यों मालूम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरी एक कोई वीडियो देख रखी होगी जिसमें मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से करा रखा होगा, या ऑलरेडी आपने जो है मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख रखी होगी जिसमें मैंने ये क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा, और वही चीज आज भी आप सुन रहे हो। तो क्या आप बोर नहीं होंगे, बोर हो जाएंगे आप, बोलोगे आप। हो सकता है कि कई बच्चे जो है इसको आगे जो है स्किप कर रहे होंगे इस पार्ट को। क्यों, क्योंकि उनको ये चीजें पता है। इसी प्रकार से जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं ना, उनको जो चीजें पता होनी चाहिए, जो चीजें पता होती है ना, उसको उस चीज को बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। उसको हमें तेजी से जो है आगे बढ़ाना होता है, ताकि जो है वो बोरियत महसूस ना कर सके। तो इसका त्वरण होता है। और विसर्जन में क्या होता है कि किसी भी भाषा या अन्य कुछ सिखाने के लिए हमें जो है बच्चे को जो हम क्या करना है, उसी माहौल में डाल देना। जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है ना, कि अगर इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में ही जो है बात करो, सब कुछ करो, इंग्लिश के माहौल में रहो। उसका मतलब विसर्जन, इमर्शन होता है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो चलो भाई, ये उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे चुटकुले और पहेलियां, यानी कि मोटा मोटा कहने का मतलब है ऐसे वो कौन सी आयु है जिसमें बच्चे जो है मजाक करना सीख जाता है, चुटकुले समझने लगता है, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी थी, बताओ कौन है ये सारी चीजें समझने लगता है बच्चा। तो वो कौन सी उम्र है, क्या 12 वर्ष की उम्र है, 1 वर्ष, 3 वर्ष? 1 वर्ष में तो बच्चा अपना सही से पोटी भी नहीं साफ कर पाता है,
उसकी पोटी भी उसकी मम्मा साफ करती है। 3 वर्ष में भी यही हाल है। तो भाई 7 वर्ष में जो है बच्चा चुटकुले और पहेलियां जो है समझना चालू कर देता है। उसको मतलब समझ आने लगती है। हंसी मजाक ये सारी चीजें अपनी मम्मा से मजाक करना है, मम्मा ये देखो चींटी, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ऐसे करते होंगे बच्चे, मुझे मालूम है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये हमारा कोलबर्ग की थ्योरी से है। कैरल गिलिगन जो कि उनकी शोध सहायक थी, इन्होंने जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। कोई एक आलोचना इन्होंने जो है की थी, वो कौन सी आलोचना थी वो आपको बतानी है। पहला है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, कि भाई सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से जो है इनकी थ्योरी सही नहीं बैठती है। क्या ये बताया था? नहीं। इन्होंने ये, जैसे कि कैरल गिलिगन एक लड़की थी तो भाई नारीवादी जो है दृष्टिकोण ही रखेगी ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती है वो हमेशा जो है नारी सशक्तिकरण की बात करेगी, नारी के संरक्षण की बात करेगी, कि नारी को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, मतलब ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो कैरल गिलिगन थी उनको भी एक चीज कमी दिखी थी, और वो वास्तव में कमी थी इनकी थ्योरी में। इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ 16 साल तक के जो है बॉयज के सैंपल लिए थे, उसमें गर्ल्स को शामिल नहीं किया था। तो ये चीजें कहना उचित नहीं होगा ना, किसी भी चीज का आप कंक्लूजन दे रहे हो जिसमें जो है लड़की है ही नहीं, और आप लड़की के जो है परिप्रेक्ष्य में भी सारी चीजें बता देते हो। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नारीवादी दृष्टिकोण से जो इन्होंने बताया था कि मैंने अदर वीडियोस में आपको ये चीजें बता रखी है। इन्होंने बताया था कि जो आपने जो कंक्लूजन दिया है अपनी थ्योरी का, ये तो सारी चीजें आपने पुरुषों के हिसाब से दिया है, इसमें फीमेल का तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि फीमेल का जो पर्सपेक्टिव होता है, फीमेल की जो अपनी जो सोच रहती है, फीमेल का जो दृष्टिकोण रहता है किसी भी चीज को देखने का, किसी भी चीज को हैंडल करने का, वो होता है केयर एंड लव के थ्रू होता है। कि मतलब हर चीज वो प्यार से, शांति से। और जो बॉयज का जो पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा सा दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है, वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, थोड़ा मतलब गुस्सैलू होते हैं। लड़के जो होते हैं थोड़े गुस्सैलू होते हैं, ये आपने नॉर्मल जीवन में भी देखा होगा। जो लड़के होते हैं थोड़े गुस्सैलू होते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं और उसकी वाइफ को कहीं पे अगर उसको कहीं खरोच वरोच लग गया, किसी ने बाइक वाले ने मतलब धक्का मार दिया, या मतलब कुछ हो गया, मतलब अचानक से कुछ हो गया, तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन होता है? बॉयज ही होते हैं ना। वहाँ पे उसके हस्बैंड एग्रेसिव हो, अबे तेरी तो इधर आ, उसको पकड़ के कूटने लगते हैं। तो फिर उसकी घरवाली क्या कहती है? अरे छोड़ो ना, जाने दो, कहाँ लगा है चोट मेरे। तो थोड़ा उनका जो मतलब पर्सपेक्टिव होता है थोड़ा शांत स्वभाव का होता है महिलाओं का, और थोड़ा लव एंड केयर की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है। इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 16वां क्वेश्चन बोलता है कि बच्चे सबसे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी कि चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम। बच्चे कब सबसे अच्छा सीखते हैं? जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर कोई भी चीज बच्चे को सिखा रहे हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर कोई भी चीजें सिखा रहे हैं, यानी कि जो उसके सामने नहीं है उस चीजों का एग्जाम्पल देके, जो उसके सामने है उन चीजों का एग्जाम्पल देंगे। क्या ऐसे करके बच्चे अच्छे से सीखते हैं? जटिल से सरल की ओर के बच्चों को पहले मुश्किल चीजें सिखाओ, उसके बाद जो है आसान चीजें सिखाओ, इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। ये तर्क संगत से अनुभव जन्य, यानी कि रेशनल टू एम्पेरिकल, रेशनल टू एम्पेरिकल सीखते। बताओ कैसे सीखते हैं? तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है भाई। बच्चे में तो बुद्धि इतनी होती नहीं कि वो तर्क वगैरह कर सके। अगर बुद्धि होती तो पैंट में सुसु क्यों ही करता भाई? आप खुद सोचो, अगर इतनी बुद्धि बच्चे में होती तो पैंट में सुसु क्यों करता, पैंट में पोटी क्यों करता? नहीं करता ना। तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। पहला, दूसरा और तीसरे में से ही कोई आंसर है, आप मुझे आंसर इसका कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16, और इसका आंसर क्या है? ABCD जो भी है, 1 2 3 जो भी है वो आप मुझे कमेंट करोगे। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? शारीरिक वृद्धि और विकास डैश और डैश सिद्धांतों का जो है पालन करती है। यानी कि जो हमारी जो शारीरिक वृद्धि और जो विकास होता है ना, वृद्धि और विकास के चैप्टर में मैंने आपको सारे इनके सिद्धांत बताए थे। तो किस सिद्धांत का पालन करता है? एकीकरण सिद्धांत का। एकीकरण में क्या होता है कि सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक है। विभेदीकरण में जटिल से सरल की ओर, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। शीर्षाभिमुख, यानी कि सफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है ना सफेलोकॉर्डल में, यानी कि शीर्षाभिमुख में जो है सिर से पांव की ओर। बच्चा पहले सिर को संभालना सीखेगा और फिर जाके जो है बच्चा चलना सीखेगा, तब उसके जो है टांगों में शक्तियां आएगी। और समीपस्थ में, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या है? आंतरिक से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू, पहले उसके जो है सेंटर के सारे ऑर्गन वगैरह जो है सारी चीजें उसकी जो है मजबूत हो जाएंगी, सारी डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद जो बच्चा जो है मतलब ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर जो है बच्चे का जो इसमें डेवलपमेंट होगा। तो इसका सेकंड ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये सब तो
पढ़ लेना, बिल्कुल गलत ही दे रखा है। और ये मैंने आपको पूरा एज इट इज सेफेलोकॉटर, ये इससे क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। और क्योंकि मैंने जो आज क्वेश्चन लिया ना, देख लेना हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा मेरी याद ज्यादा आ रही होगी। वो उस गुरु जी ने बिल्कुल सही बताया था, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा जरूर। क्योंकि मैंने जो आज की जो वीडियो है ना, आज की जो वीडियो मैंने सारे क्वेश्चन लिए ना, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं। एक दो रिपीटेड क्वेश्चन है जो मुझे लगे कि हाँ भाई ये टफ है और ये पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पियाजे की थ्योरी से काफी 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कोलबर्ग की थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाइगोस्की की थ्योरी से भी 2 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं, बट मैंने हर एक क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल जाओगे ना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर याद आने से ज्यादा मेरी याद जरूर आएगी। वो अलग बात है कि आपको ना मेरा नाम पता है, ना मेरा पता है, सिर्फ इतना पता है कि गुरुजी है, स्टडी ईयर क्लास में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो तो खैर अपनी मुंह मियाँ मिट्टू क्या ही करूँ, वो तो आप मुझे प्यार देते हो, पता ही है मुझे। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैसे अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ क्या, आप मुझे बताना एक बार कमेंट करके, अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ क्या, या मैं खाली अपनी मियाँ मिट्टू करता रहता हूँ? मैं अपने हिसाब से तो 100% देता हूँ। खैर चलो भाई, 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक में, यानी कि एक फिलोसोफर में किस प्रकार की बुद्धि होगी? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, ये मैंने हार्वर्ड गार्डनर का तीसरा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, लगा क्या भाई प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड होते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो मुझे लगने से कोई क्वेश्चन नहीं लिया, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैंने लिए हैं। तो एक दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि होती है? भाई एक दार्शनिक में जो है ना, फिलोसफर में किस प्रकार की बुद्धि होती है, आप बताओ मुझे। बिल्कुल इसका तो आंसर आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, सीधा इसका आंसर मालूम होना चाहिए। एक दार्शनिक में जो है ना, इंट्रापर्सनल क्या होता है कि जो खुद, अभी मैंने पीछे इसका बताया था, एक दार्शनिक में जो है जो खुद को अच्छे से समझता हो, और एक मूर्तिकार में, यानी कि एक स्कल्पचर में किस प्रकार की स्थानीय बुद्धि को मालूम होना चाहिए। भाई एक मूर्ति अगर बना रहा है तो उसको नाक कहाँ पे बनाना है, आंख कहाँ पे, पता चला आंख मुंह की जगह बना रहा है और मुंह को नाक की जगह बना रहा है, तो एक अच्छा मूर्तिकार हुआ? नहीं हुआ। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 19वां नंबर मैंने बताया ना आपको, ये आपका चाचा का लड़का है। चाचे के लड़के से कभी लड़ाई नहीं करनी है, इससे हाय हेलो बना के रखनी है। 5 से 6 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए जो है हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। जो 5-6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हमें ये नहीं कि, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब मम्मियाँ जो होती है वो अपने पास बच्चे को बिठा लेगी और बोलेगी चल लिख, चल फटाफट आज तू लिख, आज तेरी पीएचडी मैं कर रहा हूँ, A फॉर एप्पल, चल लिख फटाफट लिख। वो जैसे बच्चा हल्का सा लाइन से ऊपर गया, उसकी मम्मी ले तेरी एक देती है मुक्का दबा के। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो 5-6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका जो क्या होता है, उनका फाइन मोटर स्किल अभी क्या है, उतना डेवलप नहीं होता है, जिससे कि जो है वो बच्चे जो है सही से नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें गलती उसकी नहीं है, अभी वो सारी चीजें उसका डेवलप होना बाकी है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसका कारण क्या देखा है कि बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया ना कि पहले बच्चे में जो है ना ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होगी, यानी कि जो बच्चे में जो है ना, पहले ग्रॉस मोटर को क्या बोलते हैं, स्थूल गतिक कौशल पहले जो है बच्चा विकसित करेगा, उसके बाद ही जो है सूक्ष्म गतिक फाइन मोटर स्किल विकसित करेगा। ठीक है भाई, तो दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट और दोनों की सही व्याख्या भी करता है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल करिकुलम, हाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है, डैश से प्राप्त की है, किससे प्राप्त की है? मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से, या संज्ञानात्मक सिद्धांत? ऐसा कुछ है ही नहीं, संज्ञानात्मक सिद्धांत की यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो भाई जो एनसीएफ 2005 जो है ना, वो हमारा रचनावाद पे आधारित है। आप सभी को मैंने आपको बताया था कि हमारे अभी तक में कितने एनसीएफ बन चुके हैं। तो अभी तक में हमारे एक 1975 में एनसीएफ आया था, एक 1988 में। 1975 और 88 वाला जो है ना, वो व्यवहारवाद पे आधारित था। व्यवहारवाद का मतलब होता है कि आप ऐसे समझ लो कि वो जो है शिक्षक केंद्रित था, यानी कि टीचर सेंटर था। मतलब कि टीचर को ज्यादा जो है उसमें शक्तियां प्रदान की गई थी। जो है टीचर है, बच्चे को वहां पे उतना मतलब महत्व नहीं दिया गया था। और जो हमारा 2000 का जो करिकुलम था और 2005 का था, वो रचनावाद पे। इसमें जो है बच्चे को ज्यादा मतलब जो है प्राथमिकता दी गई है कि बच्चे के लिए जो सही है वो टीचर को करना है। ऐसा नहीं कि जो टीचर को सही लगता है वो करना, नहीं, जो बच्चे के लिए सही है वो करना है।
बच्चे को हमें भगवान मान के चलना। अगर बच्चा कहीं भी फेल होता है तो वो बच्चा नहीं फेल हुआ है, पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ, वो अलग बात है। एट द एंड बच्चा ही फेल होता है, बच्चे को ही रिपोर्ट कार्ड पे फेल लिख के दिया जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो कहने वाली बात है, जो बुकिश नॉलेज जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा अगर किसी भी एग्जाम में फेल होता है तो बच्चा नहीं, पूरा एक एजुकेशन सिस्टम, वो टीचर जिसने उसको पढ़ाया है वो नहीं सही पढ़ा पाया, इसलिए बच्चा फेल हुआ है। तो इसका आंसर जो है क्या पूछा है, किससे प्राप्त की है, तो रचनावाद से। मैंने आपको उसमें 2 आंसर बता दिए। व्यवहारवाद जो है 1975 1988 व्यवहारवाद पे आधारित है और 2000 2005 रचनावाद पे आधारित है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा एक आखिरी क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, यानी कि एक शगुन का तो क्वेश्चन बनता है ना। वैसे मैं इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन लेने वाला था, लेकिन फिर मुझे अपनी मम्मी की याद आई कि कहीं भी हमें अगर कुछ पैसे भी देने हैं तो 10 रुपए नहीं देने, 11 रुपए देने हैं, 20 रुपए नहीं देने, 21 रुपए देने, 51 देने हैं, 50 नहीं देने, 100 नहीं देने, 101 देने हैं, 150 नहीं देने, 151 देने हैं, 200 नहीं देने, 201 रुपए देना है। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन नहीं 21 शगुन का एक क्वेश्चन और लाया हूँ, 21 क्वेश्चन लाया हूँ। और किसी को अगर मालूम हो कि ये 1 रुपए का क्या जो है कंसेप्ट है, 21, 51, 101, 151, 201 का क्या कंसेप्ट है, तो मुझे बताना। मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया, और ठीक है ना यार, लॉजिक समझना क्यों है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है कि अगर कुछ भी पेरेंट्स बता रहे हैं तो उनसे उनकी याद है। अभी देखो, अभी अपनी मॉम को याद करने का एक बहाना मिल गया तो सही लगता है। तो कई बार हमें जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें जो हमें लॉजिक पता ही होनी चाहिए, वैसे पता भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है, एक याद जुड़ी रहती है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रकृति, यानी कि ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से आपका क्वेश्चन है, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण से जो है क्वेश्चन है। प्रकृति यानी कि नेचर और पोषण यानी कि नर्चर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही बताना है, गलत नहीं बताना। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। प्रकृति जो होती है स्थिर होती है, यानी कि जो प्रकृति से क्या क्या आपको मिली है, आप बताओ। आपके मॉम डैड के थ्रू आपके अंदर क्या क्या चीजें आई है, आप इतने बड़े हो गए हो गधे जैसे, आपके अंदर आपके माँ बाप से जीन्स आई है, बालों का कलर किस प्रकार का हो, ये सारी चीजें पहले से कोडेड रहती है, ये सारी चीजें डीएनए के थ्रू आपके अंदर आई है। क्या इस चीजों में आप बदलाव कर सकते हो? वो हाँ, वो अलग चीजें की कर सकते हैं। अब के टाइम में जो है ये सारी चीजें पॉसिबल। आजकल तो भाई जो लड़का है वो लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन जाती है। तो देखो इतना ज्यादा एडवांस हो गया साइंस, तो वो चीजें पॉसिबल है। बट एक नेचुरली मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या आप भी बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे? बन के दिखा दो, उसमें पैसे कहीं अरबों करोड़ों पैसे लगते हैं। तो एक नॉर्मल उसमें जो एक जो है मतलब प्रकृति क्या होती है, स्थिर रहती है, प्रकृति में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जबकि पोषण जो है परिवर्तनीय होती है, यानी कि किसी भी बच्चे का जो विकास है ना, वो 50% प्रकृति पे निर्भर करता है और 50% जो है किस पे, पर्यावरण पे निर्भर करता है। यानी कि बच्चे का जो विकास होगा 50% उसके आनुवंशिकता पे और 50% उसके पर्यावरण पे। तो हम उसकी आनुवंशिकता को तो बदल नहीं सकते क्योंकि वो स्थिर है, लेकिन हम उसके पोषण को तो बदल सकते हैं ना। उसको अच्छा खान पान, अच्छा जो है उसको वातावरण प्रदान कर सकते हैं, ताकि जो बच्चा जो है मतलब अच्छे से जो है पोषित हो और वो अपने जीवन में जाके जो एक सफल और एक अच्छा नागरिक बन सके। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। तो चलो भाई, शगुन का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया और 16वें नंबर का क्वेश्चन आपको करना है कमेंट, और इस चीज को कर देना कमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स अगर आपको चाहिए तो सारे नोट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एयर क्लास पे पिन है, वहां पे जैसे ही जाओगे वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।